लास्ट 2 क्लासों से चर्चा चल रही है आईआरआर के ऊपर। हम लोगों ने कल एक एग्जाम्पल भी करा था, ठीक है। आज उसको आगे बढ़ाते हैं, 2-3 क्वेश्चन उसके और है वो करके फिर नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे आज। अभी तक का रिवीजन, मैंने आप लोगों को चैप्टर शुरू करवाया कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये चैप्टर हमें बताता है कि अगर हम अलग अलग सोर्सेस ऑफ फाइनेंस से पैसा उठाएंगे तो किस फाइनेंस में कितनी कॉस्ट इंकर्ड करनी पड़ेगी, किस फाइनेंस में कितनी कॉस्ट इंकर्ड करनी पड़ेगी, जिसमें हमारा सबसे पहला सोर्स है डिबेंचर्स। तो जब हम डिबेंचर से पैसा उठाते हैं तो उस पर जो कॉस्ट लगेगी उसको हमने नाम दिया है केडी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट। अब कॉस्ट ऑफ डेब्ट के अंदर मैंने आपको 2 बातें बताई, अगर इरिडीमेबल होंगे तो अलग और रिडीमेबल होंगे तो अलग। इरिडीमेबल होंगे तो हम लोगों को जिंदगी भर बस ब्याज ही देना है, तो ब्याज ही कॉस्ट है। तो फॉर्मूला बन गया इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स अपॉन एनपी ऑब्लिक एमपी। एनपी लगेगा नेट प्रोसीड जब पहले साल में इशू करूंगा और सब्सीक्वेंट ईयर में इशू करूंगा तो मार्केट पर, क्योंकि कॉस्ट तो हमें हर साल ही निकालनी पड़ेगी। तो अगर इस साल में कॉस्ट निकाल रहा हूं तो नेट प्रोसीड, तुमसे मैंने जो पैसा लिया वो उसके ऊपर मेरी कॉस्ट लगी। लेकिन अगले साल जब मैं कॉस्ट निकालूंगा, उसके अगले साल तो डिनोमिनेटर चेंज होता रहेगा, नीचे क्या आएगा, मार्केट प्राइस आएगा। ठीक है, देखो एक कमाल की बात सुनो, मैं तुम्हें 10 रुपए का ब्याज दे रहा हूं, मैं तुम्हें 10 रुपए का ब्याज दे रहा हूं आफ्टर टैक्स करके, ये मान लो ये 10 रुपए है ना। सुनना, एक अभी मैंने आज आप लोगों से 100 रुपए लिए क्योंकि डिबेंचर 100 का था, तो 100 रुपए के ऊपर 10 रुपए मतलब मेरी कॉस्ट आई 10%। अगली बार यही मार्केट प्राइस 120 हो गई, लेकिन मैंने तो तुम्हें 10 रुपए ही दिए, क्योंकि मैं तो इंटरेस्ट 10 रुपए ही दूंगा, फिक्स है वो तो वो 10 रुपए की कॉस्ट कितने पे आई, 120 रुपए पे आई। ठीक है, तो परसेंटेज में कितनी हो जाएगी, ठीक है 8% हो जाएगी ऑन एन एवरेज। कितनी हो जाएगी, 8। अगली बार मेरा मार्केट प्राइस 200 हो गया, तो मैंने तो तुम्हें 10 रुपए ही दिए, लेकिन वो 10 रुपए किस पे लगे, 200 पे लगे, तो वो परसेंटेज में निकालोगे तो कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। तो कमाल की बात क्या है, कमाल की बात यह है कि कंपनी की कॉस्ट धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, क्योंकि मार्केट प्राइस धीरे धीरे, क्योंकि कंपनी का परसेप्शन, कंपनी का नजरिया याद है क्या है कि जब हमने इशू किया था 100 रुपए में इशू किया था, 100 रुपए पे 10 रुपए लग रहे थे, आज वापस इशू करते तो 120 रुपए का, फिर इशू करते तो 200 का पड़ता, लेकिन ब्याज की रेट तो 10% ही है, तो वो तो 10 रुपए ही देने पड़ रहे हैं हमें। तो कंपनी की केडी टाइम बाय टाइम क्या होती रही है। लेकिन अगर मैं ऊपर मार्केट प्राइस ही नहीं लूंगा, नीचे हमेशा नेट प्रोसीड ही लूंगा, तो मेरी कॉस्ट तो हर साल सेम आएगी, जबकि किसी भी चीज की कॉस्ट कभी हर साल सेम होती है। मेरा इस बिल्डिंग का किराया जो इस साल है अगले साल वही रहेगा, सैलरी जो इस साल है वही रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी इस साल है वही रहेगी। इन्फ्लेशन के हिसाब से थोड़ी बढ़ोतरी तो होती है ना, तो कॉस्ट तो बढ़ती कम होती रहती है, एक कैसे रह सकती है, तो केडी भी कभी एक। ये तो इरिडीमेबल की बात हुई। फिर रिडीमेबल में मैंने आपको 2 फॉर्मूले पढ़ाए। रिडीमेबल में एक मेथड पढ़ाया मैंने आपको अप्रोक्सीमेशन, और दूसरा पढ़ाया मैंने आपको यील्ड टू मैच्योरिटी। मेथड का नाम याद रखना, यील्ड टू, जो निकलता आईआरआर से है। निकलता किससे है, अब मेरी तरफ देखो, ठीक है। अब अप्रोक्सीमेशन मेथड तो ये कहता है कि आपने जो इंटरेस्ट पे किया है वो तो आपकी कॉस्ट है ही सही, तो I1 माइनस टैक्स प्लस जो आप रिडम्पशन के वक्त पैसा दोगे और आज जो आपने उनसे लिया है, इन दोनों का डिफरेंस भी आपकी कॉस्ट है। तो फॉर्मूला बन गया I1 माइनस टैक्स, इसको साइड में रखो, प्लस RV माइनस NP, रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन n नंबर ऑफ ईयर्स, और डिवाइड में RV प्लस NP अपॉन 2। ये करके हम लोग अप्रोक्सीमेशन से केडी निकालते हैं। फिर यही केडी हम लोग अगर आईआरआर मेथड से निकालते हैं, जिसे इन्होंने यील्ड टू मैच्योरिटी नाम दिया है, तो हमें एक ऐसी रेट लेनी पड़ेगी जिससे इनफ्लो और आउटफ्लो सेम हो जाए। अब वो रेट निकलती है ट्रायल एंड एरर से, ठीक है। तो हम लोग पहले एक ऐसी रेट लेते हैं जिससे हमारा इनफ्लो आउटफ्लो से ज़्यादा आता है, फिर हम एक ऐसी रेट लेते हैं जिससे इनफ्लो आउटफ्लो से कम आता है, फिर उन दोनों के बीच में ही क्या आती है, आईआरआर आती है। अच्छा, रेट लेते वक्त याद रखना, एक छोटी सी बात मैं बता दूँ, किसी ने मेरे से डाउट में पूछी थी। अभी जैसे मान लो मैंने 12% रेट ली है ना, और मेरा जो इनफ्लो आया P1 आया 12% से आया 1.5 लाख है ना, और मेरा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था P0 था वो था 1 लाख था। तो सर आप ऐसा कहते हो कि एक रेट ऐसी लो जिससे इनफ्लो आउटफ्लो से बड़ा है, तो ये बड़ा आ गया। अब मैं एक रेट ऐसी लूंगा जिससे छोटा है, ठीक है, तो मैं 12 के बाद अब 5 ले लूंगा, ठीक है, क्योंकि इनफ्लो को कम करूंगा, अरे रेट को कम करूंगा तो इनफ्लो बड़ा नहीं, सॉरी और बड़ा आएगा। तो 12 की जगह मैं ले लूंगा 25, मान लो 25 ले लूंगा, तो 25 से क्या होगा, जैसे ही मैंने रेट बड़ी ली है इनफ्लो छोटा हो जाएगा, ये 1.5 लाख की जगह अब 90 आ जाएगा मान लो, तो 1.5 में से 1 लाख जाता तो माइनस में आता, अरे प्लस में आता, और 90 में से 1 लाख जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो एक रेट मिल गई मुझे ये, एक रेट मिल गई मुझे ये। तो उस बच्चे ने मेरे से कहा कि सर
ऐसे तो मैं कोई भी एक रेट लूँगा तो हमेशा कभी तो या तो इन्फ्लो ज़्यादा आएगा या कम आएगा, कुछ तो आएगा ही सही ना। तो रेट तो डायरेक्ट ही मिल गई मुझे, ठीक है, क्या इतना दिमाग लगाना पड़ा इसमें। तो भैया ऐसा नहीं है, अगर आपको ऐसी रेट मिली है जिससे इन्फ्लो 1.5 लाख आ रहा है, मतलब आप रेट से बहुत दूर हो, मतलब इतना डिफरेंस थोड़ी चलेगा। तो रेट एक ऐसी लेनी है जिससे इनफ्लो आउटफ्लो से ज़्यादा है, बट बहुत कम ही ज़्यादा है, मतलब डिफरेंस ज़्यादा। अब अगर आप दो ऐसी रेट ले लोगे, एक 12 एक 25, और फिर फॉर्मूला लगा दोगे, तो जो रेट आएगी आपकी वो बहुत अनाप शनाप अंडशंड रेट आएगी। तो आपको क्या करना है, अगर 12% से 1.5 लाख आ रहा है तो अब आप लोगों को रेट तो बढ़ानी है। अब आपने 25% बढ़ा ली, तो 25% से 90,000 है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ करी आपने, इसमें डिफरेंस कम है। तो अब ये रेट को कंसीडर मत करो, अब इससे नीचे वाली लो, एक 20 लो, ठीक है, ताकि ये 90 आया है ना, तो ये 1,02,000 आ जाएगा। तो एक ऐसी ले लो जिससे 1,02,000 आ रहा है, एक ऐसी ले लो जिससे 90 आ रहा है, और 20 और 25 के बीच में IRR आएगी, तो आप ज़्यादा सटीक आंकड़ों तक पहुंचोगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब आप रेट लो, रेट का सिलेक्शन करो, तो मेक श्योर कि इनफ्लो और आउटफ्लो में डिफरेंस बहुत कम हो, सो दैट आप एक्यूरेट IRR तक पहुंचोगे। अंडशंड रेट नहीं लेनी है। और बहुत बार बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं, इस चैप्टर में तो दिक्कत आएगी ही नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में जो आप पहली रेट लोगे वो आपने अप्रोक्सीमेशन से जो रेट लिए वही ले लिया करो। अप्रोक्सीमेशन से करा मत करो कॉपी में, कैलकुलेटर पे तो अलाउड है ना, कैलकुलेटर पे कर लो। अब अप्रोक्सीमेशन 12 आया तो पहली रेट 12 ले लो, क्योंकि IRR भी फिर 12, 15 ऐसी कुछ आएगी, बहुत ज्यादा वेरिएंस। ये तो सब इतना डीप में समझा रहा हूं आने वाले चैप्टरों के लिए, ताकि उसकी प्रैक्टिस हो जाए। वहां पे तो हमें रेट का आइडिया ही नहीं रहेगा, अंडशंड कुछ भी पहली रेट लेनी पड़ेगी दिमाग से सोचकर। चलो, ये सब बातें हम लोगों ने करी अभी तक। अब इलस्ट्रेशन नंबर 3 तक हम कर चुके हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4 बराबर से सुनना। एक इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट बैंक है, IDB बैंक है, IDB बैंक है। उस बैंक ने 0 कूपन बॉन्ड इशू किया है। सुना है इसके बारे में पहले? 0 कूपन बॉन्ड, 0 कूपन बॉन्ड या 0 डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? जरा मेरी तरफ देखो। डीप डिस्काउंट बॉन्ड या 0 कूपन बॉन्ड वो बॉन्ड होता है, वो डिवेंचर होता है जो इशू तो होता है डिस्काउंट पे और रिडीम होता है पार पे। इशू होता है, रिडीम होता है, और इसमें ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द डिवेंचर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। ड्यूरिंग द क्या नहीं दिया जाता? जैसे आज अगर मान लो मैं तुम्हें डिवेंचर दे दूंगा 90,000 में और इसको रिडीम कर दूंगा लाख रुपए पे, तो जो 10,000 रुपए वही ब्याज है। अब लाइफ में मैं तुम्हें ब्याज नहीं दूंगा। तो ये हमेशा इसकी डेफिनेशन ये होती है, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। क्या डेफिनेशन होती है? इसमें ब्याज की रेट नहीं होती है। तो ऐसा ही कोई डिवेंचर इन्होंने इशू किया है, 0 इंटरेस्ट डीप डिस्काउंट बॉन्ड, जिसकी फेस वैल्यू तो कितनी है? लाख रुपए। फेस वैल्यू कितनी है? मतलब आपको तो कितने मिलेंगे? 1 लाख, लेकिन इसकी इशू प्राइस देखो कितनी है, मात्र। और इसका नंबर ऑफ ईयर कितना है? लाइफ कितना है? 25 ईयर्स। क्या है? कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डेप्ट। अब अगर मुझे कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा? अब इसमें आप लोग वो फॉर्मूला नहीं लगाओगे, कौन सा? अप्रोक्सीमेशन का। दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। मेरी बात सुनो प्लीज, सामने देखो। आप अगर अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला लगाओगे तो आप लगाओगे I1 माइनस टैक्स। आई है आपके पास, इंटरेस्ट तो है ही नहीं। फिर आप करोगे RV माइनस NP वाला, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स है, लेकिन इधर वाला पूरा हिस्सा गायब है, और इंटरेस्ट तो नहीं है, रेट ही तो पूछी है इसने। कंप्यूट द रेट, रेट पूछी है इसमें। तो अब हम लोगों को रेट के लिए क्या लगाना पड़ेगा? वही IRR वाला फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को IRR के बजाय फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूले से भी सॉल्व किया जा सकता है। मैं इसको IRR से भी करूंगा, फ्यूचर वैल्यू से भी करूंगा। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? 12 आपने एन्युटी में पढ़ा है। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है अमाउंट 1 प्लस रेट रेस्ट टू दी पावर n। ये अभी भी बताया था मैंने आप लोगों को, है ना, यही होता है। अब यहाँ पे अगर फ्यूचर वैल्यू देखोगे इसकी, तो वो लाख रुपए है। कितनी है? आज अमाउंट दे रहे हो आप कितना? 2,500। अब उसमें क्या ब्याज जुड़ता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है, और 25 साल बाद वो कितना बन जाएगा? आज मुझे कितने लगाने हैं? 2500 रुपए। ब्याज जुड़ेगा, और 25 साल बाद वो कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपए हो जाएगा। तो ये 1 लाख हमारे पास है, 2500 भी हमारे पास है, 1 प्लस रेट हमारे पास नहीं है, और n भी हमारे पास है। कितना? 25। ये 2500 इधर आके डिवाइड होगा, 1 लाख को 25 से करो 40 इज इक्वल टू 1 प्लस R। अब है ना, जब इसको हम लोग, सुनो बच्चों, जब इसको हम लोग फाउंडेशन में सॉल्व करते थे तो वी हैव 4 ऑप्शंस। हमारा रेट होती थी तो हम रेट रख के कर लेते थे। जैसे 10 ले ली, तो अगर 10 रख के आ गया 40 तो आंसर 10 है, 12 है, तो यहाँ ऑप्शन होंगे नहीं, तो सॉल्व करना है।
तो इसको वो डर्टी पावर के रूल से सॉल्व करेंगे। डर्टी पावर वाली स्टेप्स याद है आप लोगों को? क्या स्टेप होती है, एक बार सारे बच्चे सुन लो। पहले हम न्यू स्टूडेंट्स को याद है क्या स्टेप्स होती है? सुन लो। 12 बार कैलकुलेटर पे हम लोग रूट दबाएंगे, ठीक है? क्या दबाएंगे? 12 बार रूट, ठीक है? मैं एक बार पहले लिख देता हूं सारी चीजें शॉर्ट में, तुम्हें मैंने फाउंडेशन में तो लिखी हुई थी, सही है? बिगड़ा तो नहीं? हाँ देखो बच्चों, फाउंडेशन में आपको ये ट्रिक बताई थी, लेकिन फाउंडेशन में ये इतनी काम नहीं आती थी क्योंकि वहां पे ऑप्शंस होते थे। यहां तो ऑप्शन होंगे ही नहीं, तो आप लोग ये यूज करोगे क्या? ये कहीं पे लिख लेना, जब भी ऐसी डर्टी पावर आ जाए, इस तरह क्वेश्चन आए, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है हमें? स्टेप 1 12 टाइम रूट सॉरी, ठीक है? किसका रूट? जो मेन आपको 40 आपको लाना है, तो 40 को आपको 12 बार रूट दबाना है। 40 में आप 12 बार रूट दबाओगे तो वो स्टेप 1 जो आएगी उसमें से आपको 1 माइनस कर देना है, 1 माइनस। उसके बाद जो स्टेप 2 आएगी 1 माइनस करके, उसको डिवाइड करना है पावर से। तो यहां पावर कितनी है? 25, तो 25 से आपको क्या करना है? डिवाइड करना है, डिवाइड करना है 25 से। फिर जो स्टेप 3 आएगी ये डिवाइड करके, उसमें वापस +1 कर देना है। पहले -1 किया था, अब +1। अब जो भी स्टेप 4 आएगी, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई इक्वल टू दबाना है 12 बार। मल्टीप्लाई इक्वल टू कितनी बार? 12 बार। तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ रहा होगा 1.159, मतलब, और आप 1 हटा दो क्योंकि हमें तो परसेंटेज में चाहिए, तो 1 हटा दो और परसेंटेज का बटन दबा दो या इंटू 100 कर दो, तो 15.9 आएगा। कितना आएगा? और इसने इसको IRR से सॉल्व किया है तो एग्जैक्ट इसका भी 15.89 आ रहा है। लास्ट में आंसर देखो कितना आ रहा है बुक में, 15.89। कितना होता है? 15.9 होता है, ठीक है? तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब बच्चों 1 मिनट सुनो, बच्चे बेटा प्लीज, इसको हमें IRR से करना है, ठीक है? तो ये तरीका तो आप लगा लेना, ताकि रेट तो आई गई हमारे पास। अब IRR से भी कर दो इसको। जैसे जैसे ही मुझे पता चल गया 15.9 आंसर है, तो यहां मत लिखो, क्योंकि यहां में एग्जाम में, अरे भाई तुम लोग प्लीज देख लो यार, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ये थोड़ी लिख के आऊंगा मैं वहां कि मैंने ऐसे करा था, 12 बार रूट दबाया था, 13 बार ये दबा तुम्हारी ऐसी तैसी, ठीक है? वो नंबर थोड़ी देगा। अब ऑब्जेक्टिव में तो मैंने कैलकुलेटर पे क्या किया उसको थोड़ी दिखाना है मुझे, ऑब्जेक्टिव में तो आंसर पे टिक करना है। ये तो सब्जेक्टिव पेपर है, लिखना पड़ेगा। तो ये मैंने इसलिए बताई ताकि इससे तुम्हें आंसर तो पता चली गया 15.9 है। अब करो इसको IRR से करना कौन सी बड़ी बात है? अब 15.9 है तो 2 रेट ले लो, एक 15 एक 16, तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा अपने आप? 15.9। IRR का फॉर्मूला तुम्हें याद ही है, एक रेट क्या ले लो बच्चों? 15, एक रेट क्या ले लो? 16। तो इसको देखो, पहले ले लो लोएस्ट रेट क्या? 15, फिर ले लो हाईएस्ट रेट क्या? बच्चों एक रेट ऐसी जिससे इनफ्लो आउटफ्लो से ज्यादा आए, एक रेट ऐसी जिससे इनफ्लो आउटफ्लो से कम आए। तो एक बार में जो रेट लूंगा वहां जो ये आंसर आएगा वो 40 से ज्यादा आएगा, और एक ऐसी रेट लूंगा जो 40 से कम आएगा। फिर दोनों IRR का फॉर्मूला लगा दूंगा। तो एक रेट मैंने 15 लिए, तो यहां 15 लेके देखो 1 + 15 करो, 1 + 15% करो, 1 + 15%, है ना? और 25 बार करो इसको, इक्वल टू दबाओ 25 बार करना बेटा। वैशाली कर, कैलकुलेटर पे कर बेटा। कर लिया? कितना आएगा? 32.50 आ रहा है। क्या आ रहा है बताओ जल्दी। ला मुझे दे। दो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 32.92 आ रहा है। क्या कह रहे हो तुम? 50 कहां से आ रहा है? 32.92 आ रहा है। कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। इधर देखो सिद्धार्थ मल्होत्रा, देख ले इधर, चलो देखो इधर, एक बार फिर कैलकुलेटर हाथ में लो, ऑफ करो सब। 1 + 15% करो, 1 + 15%। अब रुक जाओ, शांति रखो। 1 + 15% करते ही एक बार तो हो गया ये। अब इक्वल टू दबाओ 24 बार, क्योंकि 25 बार दबाना, एक बार तो हो गया ये 1 + 15% करते ही। अब 24 बार इक्वल टू दबा दो बस, 24 टाइम्स। कैलकुलेटर की काउंटिंग पे विश्वास मत करना, तुम करना मुंह से काउंटिंग, वहां ऊपर कुछ भी चलती है, कई बार आगे पीछे हो जाती है। आया बेटा? कितना आया? 32.92।
है ना P1, और अब P2 क्या होता है जो हाईएस्ट रेट से लेता हूं, हाईएस्ट रेट कितनी है 16%। अब फिर कैलकुलेटर हाथ में लो, ऑफ करो पूरा, 1 + 16% करो, 1 + 16%, परसेंट का बटन मत भूलना नहीं तो 116 हो जाएगा। अब फिर वही 24 बार दबाओ, पूरा बराबर 40 पॉइंट। अपूर्व अग्निहोत्री 16 से भी नहीं आ रहा 50 तो पिक्चर, ठीक है हो गया ये। अब देखो 32 40 से कम होता है और 40.87 40 से ज्यादा होता है। एक रेट ऐसी कम वाली, एक रेट ऐसी ज्यादा वाली। अब हम लोग IRR का फॉर्मूला लगा देंगे। यहां देखो LR + P1 - P0 P1 - P2 इंटू हाइएस्ट माइनस लो। मेरी बात सुनो, आपकी बुक में ये वाला फॉर्मूला भी अलग तरीके से लगाता है, वो आंसर सेम आता है, लेकिन ये जो मैंने बताया ये याद रखना आगे तक, ठीक है। अब लोएस्ट रेट लेनी है हमें कितनी 15, P1 कितना लेना है हम लोगों को 32.92, P0 कितना लेना है 40, फिर यहाँ P2 कितना लेना है 40.87 और P1 सॉरी यहाँ पे भी हमें P1 ही लेना है 32 पॉइंट। बंद कर दी तुमने, शुरू से शुरू हुई है। देखो इसके अंदर है ना फॉर्मूला, तो इसने P1 - P0 का ही लगाया है जो पहले लग रहा था, P1 - P0 P1 - P2, ठीक है। लेकिन ये एक बार और देखूंगा मैं, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू है तो उल्टा लगना चाहिए। उल्टा मतलब इसने एनपीवी से सॉल्व किया है इसको। एनपीवी क्या होती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का क्या मतलब होता है, जो मेरे पास इनफ्लो आ रहा है और जो मेरे पास से आउटफ्लो जा रहा है, दोनों के डिफरेंस को एनपीवी बोलते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू। जैसे मेरे पास आ रहे 42 रुपीज और मेरी जेब से जा रहे 40 रुपीज, तो जो 2 रुपए बचेंगे उसको एनपीवी बोलते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू भी तुम्हें वही कैपिटल बजटिंग में आएगी। एनपीवी निकाल के हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट को जज करते, तो उस तरीके से किया है इसने हालांकि, ठीक है। लेकिन इसमें अपन लोग जो नॉर्मल कर रहे हैं उससे भी करेंगे, तो सीधे सीधे P1 - P0 P1 - P2, P1 हमारा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है ये समझो तुम लोग, कि P1 का मतलब होता है कैश इनफ्लो एट लोएस्ट रेट, तो लोएस्ट रेट तो 15 है और उससे इनफ्लो भी 32 है, और ये होता है इनफ्लो एट हाईएस्ट रेट, हाईएस्ट रेट हमारी 16 है और उससे इनफ्लो कितना है 40 है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब हम लोग लोएस्ट रेट लेते हैं तो उससे ना इनफ्लो ज्यादा आता है और हाईएस्ट रेट लेने से इनफ्लो कम आता है। यहां ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला किसका लगा हुआ है, फ्यूचर वैल्यू का। ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, और फ्यूचर वैल्यू में हम लोग रेट से अमाउंट को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड नहीं करते। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर बड़ा होगा और रेट से डिवाइड करने पे हमारा आंसर छोटा होगा। तो इससे हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो में, सॉरी इनफ्लो में और रेट में जो रिलेशनशिप है वो चेंज हो गई। हमारी रिलेशनशिप ये होती है कि रेट बढ़ने से हमारा इनफ्लो क्या आता है, कम आता है, और रेट कम होने से हमारा इनफ्लो ज्यादा आता है। लेकिन यहां वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रही। यहां कम रेट पे भी इनफ्लो क्या आ रहा है, कम, और ज्यादा रेट पे इनफ्लो क्या आ रहा है, ज्यादा, क्योंकि फॉर्मूला किसका लगा हुआ है, फ्यूचर वैल्यू का। और फ्यूचर वैल्यू में रेट से हम मल्टीप्लाई करते हैं और प्रेजेंट वैल्यू में हम लोग रेट से डिवाइड करते हैं, 1/1 प्लस रेट, ठीक है। तो वो चीज तो है यहां पर, लेकिन फॉर्मूला वही लग रहा है और उससे ही आ रहा है 15.89। आप लोगों का आंसर पहले ही आ जाएगा 15.9 इस स्टेप से। लेकिन लिखने के लिए आप इसमें क्या यूज करोगे, IRR यूज करोगे। क्या यूज करोगे, एक चीज तुम लोगों से मैं वहां फाउंडेशन में भी पूछता था, कब पता चलेगा फ्यूचर वैल्यू लगेगी कि प्रेजेंट वैल्यू लगेगी? कब पता चलता है कि फ्यूचर वैल्यू लगेगी कि प्रेजेंट वैल्यू लगेगी? जैसे अभी तक हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ही निकाल रहे थे, ठीक है। तो एक निशानी बताता हूं, जब भी हम लोगों को ये बात हो रही हो कि ये प्रोजेक्ट में हमें पैसा लगाना है या ये बॉन्ड में हमें पैसा लगाना है, इस बॉन्ड से हमें इतने इतने पैसे मिलेंगे, आज उसकी कीमत कितनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू। और जब भी ये बात हो रही हो कि आज जिस रेट से पैसा लगाऊं कि अगले साल में या 5 साल में ये इतना हो जाएगा, तो वो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फ्यूचर वैल्यू। जैसे यहां पे बोल रहा था कि आज अगर मैं 2500 रुपए लगाऊं तो 25 साल बाद वो 1000 हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। किस रेट से होगा, तो वो रेट क्या हो गई। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा, फ्यूचर वैल्यू। इसमें प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला नहीं लगेगा। समझ गए? जैसे अगला क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5,
ML इज प्रपोजिंग टू सेल अ 5-year बॉन्ड। हम लोग एक 5 साल का एक 5,000 रुपए का बॉन्ड है, 8% इंटरेस्ट है उसमें। बॉन्ड विल बी अमोर्टाइज इक्वली, ये बॉन्ड अमोर्टाइज होगा ओवर इट्स लाइफ। ठीक है, अब देखो 5,000 का बॉन्ड है, लाइफ कितनी है आपकी 5 years, ये अमोर्टाइज होगा इक्वली। कैलकुलेट द बॉन्ड्स प्रेजेंट वैल्यू, आपको बॉन्ड की क्या निकालनी है, ये बोल ही दिया कि 5 साल बाद इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी। इफ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न 6% है, जबकि बॉन्ड की जो रेट है वो कितनी है, बॉन्ड कितने वाला है, आगे 8 होगी, 8%। ये 8% का क्या मतलब है, सबको पता है, इंटरेस्ट की रेट है। 8% क्या है, ये इंटरेस्ट है। लेकिन बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी, तो डिस्काउंटिंग की जो रेट है वो कितनी है, क्या मतलब सर डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। अब ये अपन लोग लेते हैं ना 1/1 प्लस रेट, तो 1 प्लस रेट कौन सी लूंगा, कौन सी रेट से डिस्काउंटिंग करूंगा, 6। ये ना देता 6% तो हम IRR लेते, फिर हम 2 रेट लेते और दोनों के बीच में से वो रेट जिससे इनफ्लो और आउटफ्लो सेम आएंगे। आज सुनो, एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, मैं जब IRR निकालूंगा तो वो रेट निकलेगी जिससे इनफ्लो और आउटफ्लो सेम आएगा, लेकिन जो रेट ये देता है वो IRR नहीं होगी। अब 6% से डिस्काउंटिंग करने पे इनफ्लो और आउटफ्लो सेम नहीं आएगा, लेकिन जो भी आएगा हमें तो निकाल के देनी है। वो तो कह रहा है कि हमें प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दो इस बॉन्ड की, कि आज इसकी कीमत कितनी होगी, और रेट डिस्काउंटिंग कितने से करो, 6% से करो। IRR निकालने को नहीं बोल रहा। और अगर वो बोलता यील्ड टू मैच्योरिटी यूज करो, IRR या इस तरह के वर्ड यूज करता, तो फिर हम रेट लेते। और जब हमें रेट निकालने को बोलेगा तो वो रेट देगा नहीं, इसने अभी हमें डिस्काउंटिंग करने की रेट दी है। ये निशानी याद रखना, आप आने वाले चैप्टरों में बहुत काम आएगी। रिपीट कर रहा हूं वापस से, अगर ये हमें एक रेट दे रहा है तो मतलब हमें उस रेट से डिस्काउंटिंग करनी है, और बॉन्ड की या मशीन की या किसी भी प्रोजेक्ट की या कैलकुलेटर की किसी भी चीज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो वो रेट दे रहा है हमें। और अगर वो रेट नहीं देगा, हमसे पूछेगा, तो हमें IRR यूज करनी है और ऐसी रेट निकालनी है जिससे इनफ्लो और आउटफ्लो क्या है, इक्वल है। उसके लिए हमें फिर पूरी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, 2 रेट लेनी पड़ेगी। ये तो क्वेश्चन ही बहुत ईजी हो गया क्योंकि रेट इसने खुद ही दे दी। अब इंटरेस्ट कितना है इसके ऊपर, 8% है, और एक अंडरलाइन कर लो, बॉन्ड विल अमोर्टाइज इक्वली। ये कैसे अमोर्टाइज होगा, अमोर्टाइज का मतलब इसका पेमेंट अपन इक्वली कर देंगे। कैसे कर देंगे, तो अगर 5,000 का बॉन्ड है, 5 साल की लाइफ है, तो हर साल कितना पेमेंट करेंगे, 1,000 रुपए का। कितना पेमेंट करेंगे, तो यहां देखो सबसे पहले अपन लोग इसका कैश इनफ्लो निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर के हिसाब से सोच रहा हूं मैं, कंपनी के हिसाब से ये आउटफ्लो हो जाएगा, बात वही पड़ेगी। 1 2 3 4 5 इन्वेस्टर को पहले साल में मिलेंगे 1,000 प्लस ब्याज, फिर 1,000 प्लस ब्याज, फिर 1,000, फिर 1,000, फिर 1,000। मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा। अब देखो इधर, पहले साल में ब्याज पूरे 5,000 पे लगेगा क्योंकि अभी कुछ भी रिडीम नहीं हुआ, तो 5,000 का 8% कितना होता है, 400। अब 1,000 रुपए का रिडम्पशन हो चुका है, तो अगला ब्याज 4,000 पे लगेगा, तो 4,000 का 8% कितना होता है, फिर 3,000 का 8%, फिर ये इन्वेस्टर को मिलेगा। तो ये क्या हो गया, कैश इनफ्लो। ठीक है, 1,400, 1,320, 1,240, 1,160, 1,080। प्लीज बोर्ड पे देखते चलना। अब इसको लेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और वो होता है 1/1 प्लस r रेस्ट टू दी पावर n। ये होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। बोर्ड पे 1 डिवाइड बाय 1.06, क्योंकि इस बार रेट दे रखी है 0.6। 1 डिवाइड बाय 1.06 कितना आएगा, 0.943। 88 बस, 889, 839, 792, 74। मल्टीप्लाई कर लो इनको इनको इनको, ये इसकी बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू आ गई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। और एक बार इसका भी टोटल करना है, इसका एक जना इसका करो टोटल, 6,200। इसका बताओ, ये सब मल्टीप्लाई करके बता दो मुझे। 5262, 525। अबे यार अपूर, तू हमेशा ही यार आड़े टेढ़े आंसर बता दे। 5259,
करके तो एग्जैक्ट आंसर आया मेरा। हाँ सर मैंने भी वही किया है। 3 रुपए ज़्यादा आया तुम्हारा, कोई बात नहीं यार, नाराज मत हुआ कर तो यार। हो गया ये। हाँ ए देखो आंसर देख लो एक बार, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है, पीछे दे रखी है 5262 आ रही है। कितनी आ रही है? 5262। ठीक है, तो जो भाई की एग्जैक्ट आ रही थी 5262। अरे इसमें 3-4 रुपए के लिए लड़ने मत बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तुम्हारा आंसर गलत नहीं करेगा। 52659 लिखोगे तो चलता है, 2-3 रुपए का, इतनी अकल तो है उनमें। ठीक है, इतने ही पागल नहीं है सीए वाले। अब 1 मिनट मेरी बात सुन लो। एक नॉन कॉमर्स का बच्चा है तो वो इस बॉन्ड के लिए क्या सोचेगा कि ये बॉन्ड मुझे 6200 रुपए देगा। कॉमर्स का बच्चा है तो वो ये सोचेगा कि ये बॉन्ड मुझे 5262 रुपए देगा। मतलब 5000 अगर इस बॉन्ड में आज निवेश करूं, 5000 का तो है ही है, तो ये बॉन्ड मुझे बस 262 रुपीज एक्स्ट्रा देगा। इसको एनपीवी बोलते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, फिर जब वो नॉन कॉमर्स वाला पूछेगा क्या बावले ऐसी बात कर रहा है, 1-1000 रुपए 5000 तो बेचारी कंपनी ने ऐसे ही दे दिए, पहले साल में 400 320 ऐसे ब्याज दिया, ब्याज सब जोड़ के 6200 रुपए मिल रहे हैं, क्या ये बावले जैसी। मैं कह रहा हूँ भाई जो 1400 रुपए मिलेंगे वो कब मिलेंगे? 1 साल, आज उसकी वैल्यू ये है। जो 1320 रुपए मिलेंगे कब मिलेंगे? 2 साल बाद, आज उसकी वैल्यू ये कब मिलेंगे? 3 साल बाद, आज उसकी वैल्यू ये कब मिलेंगे? 4 साल बाद, आज उसकी वैल्यू ये कब मिलेंगे? 5 साल बाद, आज उसकी वैल्यू 5 सालों में कितना मिलेगा, लेकिन आज उसकी वैल्यू। ये कंसेप्ट होता है प्रेजेंट वैल्यू। तो वो बोलेगा मुझसे नॉन कॉमर्स वाला कि ये पावर बावले जैसी बात कर रहा है, क्यों ये है वैल्यू, ये है वो है, जो मिल रहा है वही तो वैल्यू है। तो उसे समझाना जो मिल रहा है वो वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो 1 साल बाद मिलेगा आज उसकी वैल्यू वो, हमने उसको डिस्काउंटिंग करके वैल्यू क्या कर दी? कम कर दी। इसीलिए समझा रहा था, तुम लोग है ना, मैं समझा रहा हूँ तब बात मत करा करो। प्रेजेंट वैल्यू निकालते वक्त वैल्यू क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है, क्योंकि हम उसकी क्या कर देते हैं? डिस्काउंटिंग। अगर मैं ऐसी रेट लूँ जिससे एग्जैक्ट इनफ्लो और आउटफ्लो, अभी जैसे ये 5262 आया तो एग्जैक्ट 5000 आता तो वो मेरी IRR कहलाती, लेकिन मैंने वो रेट नहीं ली, मैंने वो रेट ली जो क्वेश्चन में दे रखी थी, तो मतलब ये IRR नहीं है। IRR वो रेट होती जिससे ये एग्जैक्ट सेम आता। अब समझ में आया कंसेप्ट? बराबर याद रखना। तो जो रेट उसने दी थी अगर मैं उससे डिस्काउंटिंग करूंगा तो ऐसे टेबल बन जाएगी और वो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा। वो रेट नहीं देगा, हमें रेट निकालने को बोलेगा, तो हम क्या निकालेंगे? हमेशा IRR ही निकालेंगे। क्या निकालेंगे? धन्यवाद। बंद कर दे।